ठीक है। सभी को जय गुरुदेव। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो हम जिस बुक के बारे में पढ़ रहे हैं उस बुक का नाम है बोलिए तो पर इस तरह। आइए गुरु आह्वान से हम आज का स्वाध्याय शुरू करते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। तस्मै श्रीगुरवे नमः। आज सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि ज़्यादा लोग ज्वाइन हुए नहीं थे। पर कोई बात नहीं। हम जो बुक पढ़ रहे हैं करेंटली, जो गुरुदेव के द्वारा लिखी गई है, उसका नाम है बोलिए तो पर इस तरह। मेरी आवाज क्या आप सभी तक पहुंच रही है? एक बार टेक्स्ट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं या अपना माइक भी ऑन कर सकते हैं, फिर मैं कंटिन्यू कर लूंगी। हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, अम, जिस टॉपिक का नाम था कि वाणी का व्यभिचार रोका जाए। मतलब जब हम वाणी का अननेसेसरी यूज करते हैं, गलत टाइप का जब हम उसका यूज करते हैं, जब हम उससे बुरे वचन या बुरे वर्ड्स का यूज करते हैं, ऐसे शब्द जो किसी को, जिससे किसी को बुरा लग जाए, जब हम ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं, तब हम वाणी का मिस यूज करते हैं और तब हमारी सबसे ज्यादा एनर्जी वेस्ट हो जाती है। तो हमने तो अभी तक जाना इस बुक में कि एक्चुअली वाणी क्या होती है, कैसे आ, हम किस तरह बात करते हैं, कैसा प्रभाव लोगों पे पड़ता है जब हम ठीक तरीके से बात करते हैं। बट आज हम जानेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है बातचीत की कला। कला का मतलब है कोई ऐसी चीज जिसको हम समझ रहे हैं। कला तो बहुत सारी होती है जिसको हम आर्ट बोलते हैं, बट आर्ट एक्चुअली वो चीज होता है जो हमेशा अच्छा होता है, या उसका आउटपुट बहुत अच्छा होता है, या वो थोड़ा क्रिएटिव, थोड़ा इनोवेटिव होता है, उसे आर्ट कहते हैं। तो बातचीत की कला, इसका मतलब क्या है? बातचीत तो हम सब करते हैं, बट इसको एज अ आर्ट की तरह मास्टर करना, ये हम बहुत कम लोग जानते हैं। तो हम इसमें जानेंगे। आखिरी ये 3 सब टॉपिक्स बचे हैं, तो आज हम शायद 2 कवर कर लेंगे या जितना हो पाए उतना। ठीक है। तो इसमें सबसे पहली जो लाइन है वो लिखी है, एक महापुरुष का कथन है, मुझे बोलने दो मैं विश्व को जीत लूंगा। सचमुच शिष्टाचार युक्त वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में नहीं है। इसमें गुरुदेव ने लिखा है कि एक महापुरुष है, उनका कथन है कि मुझे बोलने दो मैं विश्व को जीत लूंगा। अब इसमें इसका अर्थ क्या है? इसका क्या ऐसा अर्थ है कि ज्यादा बोलना मतलब महान बन जाना, ऐसे इसमें लिखा है? नहीं, इसका मतलब है कि जो सही ढंग से बोलता है, सही समय पर सही शब्दों का यूज करना जानता है, वो प्रभाव मतलब वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करता है। इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है कि दूसरों पर अच्छा प्रभाव डालना। तो हम जितना करेक्ट यूज करेंगे वर्ड्स का, जितना हम पेशेंटली, जितना हम शांति से सामने वाले से बात करेंगे, जितना हम अपने मन से बात करेंगे, जितना हमारा इंटेंशन सही होंगे, उतना ही हम सामने वाले भी प्रभाव डालेंगे। तो विश्व को जीत लूंगा, इसका मतलब ये हो सकता है कि लोगों का विश्वास जीतना। क्योंकि जब हम लोगों से अच्छे तरीके से बात करते हैं, तब हमें ये समझ में आता है कि हम लोगों का विश्वास जीत लेते हैं, उनका भरोसा जीत लेते हैं, या उनके साथ हम सम्मान के साथ पेश आते हैं। तो मतलब हमने सामने वाले को, मन को जीत लिया, या बोल सकते हैं कि सामने वाला हमसे प्रभावित हो गया। इसलिए इसमें बोला गया है कि मुझे बोलने दो। मुझे बोलने दो मतलब अच्छा बोलने दो।
सही ढंग से बोलने दो, सही अर्थ से पूरे मन से बोलने दो, तो मैं विश्व को जीत लूंगा। सचमुच शिष्टाचार युक्त वाणी से अधिक कारगर हथियार और कोई इस दुनिया में नहीं। शिष्टाचार युक्त मतलब जो कि फुल ऑफ पोलाइटनेस है, या मैनर्स है, या एटिक्वेट्स है। जितना हम अच्छे से बात करेंगे, उससे ज्यादा पावरफुल वेपन हमारे पास और कोई दूसरा नहीं है, इस दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। जिस आदमी में ठीक तरह उचित रीति से बातचीत करने की क्षमता है, समझिए कि उसके पास एक मूल्यवान खजाना है। एक छोटी सी कहानी हम ले सकते हैं, जो कि बेस्ड है विश्वजीत। मतलब अगर इसमें बोला है कि विश्व अगर कोई जीतता है तो क्या मतलब हो सकता है इसे। जैसे कि एक गांव में दो बच्चे रहते थे। एक का नाम था अमन, एक का नाम था विक्रम। दोनों ही बहुत समझदार थे, बट दोनों के बोलने का तरीका थोड़ा अलग अलग था। विक्रम जब बात करता था, तब थोड़ा गलत तरीके से बात करता था, कि तुम्हें कुछ पता भी नहीं है, या तुम मतलब वो थोड़ा सा डोमिनेंसी के साथ बात करता था, कि तुम्हें ये नहीं पता, तुम्हें वो नहीं पता, तुम डरपोक हो। तो क्या होता है, जब हम ऐसे किसी से बात करते हैं तो लोग हमसे दूर होने लगते हैं। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग नेचर का है, तो लोग इससे उनसे बात करना ज्यादा प्रेफर नहीं करते। बट सेकेंड साइड से अमन था, उसका तरीका बहुत अच्छा था। वो तब से अच्छे से बात करता था। अगर कुछ गलती हो गई तो बोलता था कोई बात नहीं, हम अगली बात कर लेंगे। या ऐसे ऐसे करके लोगों को उसकी भाषा अच्छी लगी, तो लोग उससे उसकी बातें ज्यादा सुनने लगे। तो लोग उसकी सलाह मांगने लगे कि हम ये कैसे कर सकते हैं, वो कैसे कर सकते हैं। फिर एक दिन गांव में एक समस्या आई। फिर सबने अमन को बुलाया, और किसी ने पूछा कि तुम तो राजा नहीं हो, फिर सब तुमसे इतना सब पूछ के क्यों करते हैं, या तुमसे सब लोग पूछते क्यों है। तो अमन ने मुस्कुरा के बोला कि मैंने कभी किसी को डराया नहीं, मैंने सबका भरोसा विश्वास को मायने रखते हुए मैंने हमेशा बात की है। मैंने अपने पूरे मन से बात की है। इसका हम सीधा सा अर्थ ऐसे निकाल सकते हैं कि वो कोई राजा नहीं था, या वो कुछ भी नहीं था, बट उसके पास क्या था। और वो एक गांव का सीधा साधा लड़का था। बस उसके पास क्या आर्ट था, उसके पास कौन सी कला थी, उसके पास बात करने की कला थी। उसको ये पता था कि हम सामने वाले से कैसे बात कर सकते हैं। तो अगर हमें थोड़ा कम भी आता हो, तो अगर हम सामने वाले के साथ करेक्टली बात कर सकते हैं, तो हम उसमें बोल सकते हैं कि हम उसमें उस चीज को हासिल कर सकते हैं, या हम उन सामने वालों को कन्विंस कर सकते हैं। ऐसा इसमें बताया गया है। दूसरों पर प्रभाव डालने का प्रधान साधन वाणी ही है। लेन देन व्यवहार आचरण विद्वता योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिए समय की अवसर की क्रियात्मक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। पर वार्तालाप एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय में दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। मतलब जैसा हमने कल देखा था कि दो टाइप्स होते हैं कम्युनिकेशन के, एक तो मौखिक या तो लिखित, मतलब एक रिटन और एक तो वर्बल। तो रिटन जो है वो बहुत टाइम तक चलता है, वर्बल है वो तुरंत ही खत्म हो जाता है। बट जब हम लिखते हैं तो उसका असर बहुत टाइम तक रहता है। तो दो हमारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन हम बोल सकते हैं, या जिससे हम नॉलेज गेन कर सकते हैं, अ, उसका माध्यम। तो इसमें आगे लिखा है कि हम लेन देन व्यवहार आचरण विद्वता योग्यता आदि का प्रभाव डालने के लिए समय की अवसर की क्रियात्मक प्रयत्न की आवश्यकता होती है। पर वार्तालाप एक ऐसा उपाय है जिसके द्वारा बहुत ही स्वल्प समय, मतलब हम बहुत ही कम टाइम में दूसरों को प्रभावित, मतलब दूसरों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। आगे इसमें बोला है, करो देख ले। बातचीत करने की कला में जो निपुण है वह असाधारण संत सॉरी संपत्तिवान है। बातचीत करने की कला में जो निपुण है वह असाधारण संपत्तिवान है। इसका मतलब क्या है? संपत्तिवान मतलब क्या, उसके पास खजाना है। तो इसमें ऊपर लिखा भी है कि ये जो लाइन शायद आप देख पा रहे होंगे, समझे कि उसके पास एक मूल्यवान खजाना है जो ठीक से बात कर सकता है। खजाना मतलब क्या?
खजाना मतलब विश्वास, सम्मान। जब हम किसी से अच्छे से बात करते हैं ना, तो सामने वाले को भी लगता है कि हाँ, ये मुझसे रिस्पेक्ट से बात कर रहा है, या अच्छे से बात कर रहा है, इनके वर्ड सही है, मुझे सम्मान दे रहा है, और विश्वास है, ट्रस्ट है। तो ये सब जब चीज उसमें जुड़ जाती है, तब हम दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, मतलब दूसरों पर प्रभाव डालते हैं। तो यही सबसे बड़ी संपत्ति है। योग्यता का परिचय वाणी के द्वारा प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति का विशेष परिचय मालूम नहीं है, उससे कुछ देर बातचीत करने के उपरांत जाना जा सकता है। अगर कोई अम, जैसे कि होता था ना स्कूल में, कि अगर कोई नया स्टूडेंट आता था, तब हम उसे जानते नहीं थे, ठीक है। बट धीरे धीरे हम ट्राई करते थे कि हम उससे बात करें, मुझसे कम्युनिकेट करें। तो धीरे धीरे क्या होता था कि हम उससे बात करने का प्रयत्न करते थे। तो पहले दिन तो हमें उसका बस नाम पता, वो कहाँ का है, उसने क्यों स्कूल चेंज की, इतना ही पता चलता था। बट जब हम उससे कुछ देर या हम कुछ दिन जब उससे बात करते, तो हमें पता लगता है कि उसके बात करने का तरीका कैसे है, उनका स्वभाव कैसा है ना। बोलने से हमें स्वभाव पता चल जाता है, लोग क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, क्या उनका थिंकिंग है, थोड़ा बहुत तो हमें पता लग ही जाता है। कैसे विचार रखता है वो, कितना योग्य है, कितना कितना नॉलेज, कितना ज्ञान और अनुभव वो रखता है। ठीक है। जो दूसरों के ऊपर अपनी योग्यता प्रकट करता है, ऐसे प्रमुख मनुष्य को बहुत ही सावधानी के साथ महत्व दिया जाना चाहिए। कई ऐसे सुयोग्य व्यक्तियों को हम जानते हैं जो परीक्षा करने पर उत्तम कोटि का मस्तिष्क, उच्च हृदय और दृढ़ चरित्र वाले सॉरी दृढ़ दृढ़ चरित्र वाले साबित होंगे, परंतु उनमें बातचीत करने का शौवर न होने के कारण सर्वसाधारण में मूर्ख समझे जाते हैं और उपेक्षणीय दृष्टि से देखे जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, हमारे भी आसपास लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है, उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है अपनी मेहनत से, पूरी लगन से। बट बातचीत की कला न होने के कारण, या उसके ज्ञान का अभाव होने के कारण, वो दूसरों को इतना इन्फ्लुएंस नहीं कर पाते, या इतनी अच्छे से बात अपनी सामने रख नहीं पाते। ये एग्जाम्पल्स हम हमारे कॉलेजेस, हमारे स्कूल्स में भी देख सकते हैं कि बहुत सारे टीचर्स को बहुत नॉलेज होता है। ठीक है, नॉलेज की कोई कमी नहीं है, बट हो सकता है कि वो उनको ठीक से रख ना पाए, या हो सकता है कि वो उनको ठीक से समझा ना पाए। अभाव नॉलेज का नहीं है, अभाव इस चीज का है कि हम उस चीज को सामने कैसे रखते हैं। क्या ऐसे होता है ना कि जब कोई टीचर क्लास में आते थे, तो कोई कोई टीचर आने के बाद लगता था कि कब जाएंगे, कब ये लेक्चर खत्म होगा और कब खत्म होगा क्लास। बट कुछ कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनको जिन मतलब जो आते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है सिखाते जा, मतलब उनकी क्लास में मन भी लग जाता है। तो बस वही फर्क है। उनकी योग्यताओं को जानते हुए भी लोग उनसे कुछ लाभ उठाने की इच्छा नहीं रखते। उनके पास योग्यता है, बट उनसे कुछ लाभ होगा ये कोई एक्सपेक्ट नहीं करता है। तो आगे का जो टॉपिक है, वो है बातचीत करने की कला का महत्व। जैसे कि हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि ये एक आर्ट है, इस चीज को समझना एक आर्ट है। अब उस आर्ट का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम जानते हैं इस वाले टॉपिक में। अनेक व्यक्ति ऐसे भी पाए जाते हैं जो इतने योग्य नहीं होते जितना कि सब लोग उन्हें समझते हैं। हम जैसे देखते हैं कि सब लोग कुछ इतने योग्य नहीं होते हैं, बट जितना लोगों ने समझते हैं। पर वाणी की कुशलता के द्वारा वे लोग दूसरों के मन पर अपनी ऐसी छाप बिठाते हैं कि सुनने वाले मुग्ध हो जाते हैं। कई बार योग्यता रखने वाले लोग असफल रह जाते हैं, और छोटी कोटि के लोग सफल हो जाते हैं। मतलब कि अगर कोई इतना अम, मतलब इतनी योग्यता अगर नहीं है, अगर बाकी चीजें थोड़ी कम ज्यादा है, बट उनको ये पता है कि अपनी बात कैसे रखनी है सामने, उनको ये पता है कि सामने वाला कैसे कन्विंस होगा, या किस मूड से हमें बात करनी है, या किस बिहेवियर से हमें बात करनी है, तो सामने जल्दी कन्विंस हो जाता है। और कुछ लोग बहुत उनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं, बट थोड़ा अभाव के कारण वो अपनी बात को ठीक से नहीं रख पाते, इसलिए बनता बनता काम रह जाता है।
प्रकट करने के साधन ठीक हो तो कम योग्यता को भी भली प्रकार प्रदर्शित किया जा सकता है और उसके द्वारा बहुत काम निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास साधन कम है बट हमें बहुत अच्छे से पता है, जैसे कि होता है मतलब हमारे साथ होता है एग्जाम्स में, कि ये एग्जाम्स में अगर हमें बहुत कम पता है, अगर कोई क्वेश्चन हमें आ जाता है और अटेम्प्ट तो करना ही है क्योंकि ऑप्शन दूसरा कुछ भी नहीं आता, बट हमें एक क्वेश्चन के बारे में कम से कम एक पैराग्राफ पता है, बट हमें उसमें लिखना है 2-3 पेज, तो अब कैसे पेजेस को भरेंगे? तो हम क्या करते हैं, उसी चीज को हम कुछ बेसिक टॉपिक से लिंक करते हैं, या हम सबसे पहले उसका बेसिक पकड़ते हैं, उसके हम सबसे पहले उसकी समरी या हम उसकी भूमिका रेडी करते हैं कि क्या एक्चुअली इसमें दिया है, और हम उसके एग्जांपल्स के साथ, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ हम उसको बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को। देन उसका एप्लीकेशंस क्या है हम वो भी बता सकते हैं। तो या उसका कंसेप्ट या उसकी डायग्राम्स। तो अगर हमें थोड़ी सी भी चीज पता है और अगर हमें पता है कि उसको प्रेजेंट कैसे करें, तो हमें मार्क्स मिल जाते हैं। इन शॉर्ट, सामने वाला हमसे कन्विंस हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विद्युत विज्ञान के आचार्य जेबी राड का कथन है कि उत्पादन केंद्र में जितनी बिजली उत्पन्न होती है उसका 2/3 भाग बिना उपयोग के ही नष्ट हो जाता है। मतलब इसमें बताया है कि जो जेपी राड है उनका कथन है, तो वो बताते हैं कि बिजली घर में जितनी भी बिजली बनती है उसका 2/3 पार्ट जो है, 2/3 भाग जो है वो नष्ट, मतलब वो खत्म हो जाता है, और केवल 1/3 पार्ट जो है वो यूज में आता है। पावर हाउस में उत्पन्न हुई बिजली का 1/3 भाग ही काम में आता है। वे कहते हैं कि अभी तक जो यंत्र बने हैं वे अधूरे हैं, इसलिए आगे ऐसे यंत्रों का आविष्कार होना चाहिए जो उत्पादित बिजली की बराबरी सॉरी जो उत्पादित बिजली की बर्बादी न होने दे। जिस दिन इस प्रकार के यंत्र तैयार हो जाएंगे तब बिजली घरों की शक्ति तिगुनी बढ़ जाएगी, अर्थात खर्च तिहाई रह जाएगा। अब हम अगर जैसे इसमें बोला कि अगर हम देखें कि अगर 100 यूनिट बिजली बन रही है कोई भी पावर हाउस में, और 66 यूनिट्स वेस्ट जा रही है, बस 33 यूनिट यूज में आ रही है, तो मतलब क्या कि ज्यादा एनर्जी भी लगी, हमने इतनी मेहनत से एनर्जी को बनाया, प्रिजर्व किया, बट वो वेस्ट हो गई। ठीक है, तो क्या होगा कि एक्सेसिव एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। और अगर हम इसको हमारी लाइफ से लिंक करें, तो अगर हमारे अंदर 100, अगर हम इसको परसेंट के हिसाब से देखें, अगर हमारे पास 100% एनर्जी है, ठीक है, और हमने 66% यूज कर ली। यूज कहाँ कर ली? जहाँ जरूरत नहीं वहां बोला, या किसी पे ज्यादा गुस्सा कर दिया, या ज्यादा हमने चिड़चिड़ करी, या हमने ये देखा कि मेरे पास तो ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, हमने बहुत कुछ कुछ करके एनर्जी वेस्ट कर ली। तो क्या होगा, हम बस 33% यूज कर सकेंगे। बट अगर हमने वो 33% सॉरी हमने 66% को फिर सही से यूज किया, हमने उसका सही से यूज करना जाना, हमने जहां जरूरत है बस वही हमने उसको यूज किया, तो हम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं हमारी एनर्जी का। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम क्षमता में नहीं आती। हम सब में कैपेबिलिटी बहुत सारी है, हम सब में कैपेबिलिटी बहुत सारी है, बट हम उसका प्रयोग करना, मतलब हम उसका यूज करना नहीं जानते। तो हमें उसका यूज करना खुद से ही समझना पड़ेगा। कोई तीसरा इंसान तो हमें बस बता सकता है, बट हमारे टाइम को कहाँ कितना यूज करना है वो तो हमें खुद से ही समझना पड़ेगा, इसका मतलब है। आगे पढ़ते हैं। आगे इसमें यही बताया कि करीब करीब ऐसी ही बर्बादी मानवीय योग्यताओं की होती है। ठीक है, अधूरे विद्युत यंत्रों के कारण 2/3 बिजली नष्ट हो जाती है। बातचीत की कला से अनभिज्ञ होने के कारण 2/3 से भी अधिक योग्यताएं निकलनी पड़ी रहती है। यदि इस विद्या की जानकारी हो तो त्रिगुण कार्य संपादन किया जा सकता है। अगर नॉलेज हो कि कहाँ यूज करे, तो हमारा काम इंटू 3 स्पीड से चल सकता है। जितनी असफलता जितनी सफलता आप प्राप्त करते हैं उतनी 2/3 योग्यता रखने वाला भी प्राप्त कर सकता है।
मतलब इसमें लिखा है कि जितनी असफलता हम प्राप्त कर सकते हैं उतनी 2/3 योग्यता रखने वाला भी प्राप्त कर सकता है। आप अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए घोर परिश्रम करें, किंतु उनसे लाभ उठाने में असमर्थ रहे तो उपार्जन किस काम का। इसका मतलब है कि अगर हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं पर उसको ठीक से यूज करना नहीं जानते तो फिर मेहनत का क्या फायदा ना, वो तो पूरी वेस्ट ही हो जाएगी। वो चीज यही है कि जितना कुछ पास में है उसका ठीक ढंग से उपयोग किया जाए। जिन्हें मूर्ख कहा जाता है या मूर्ख समझा जाता है, वास्तव में वे उतने अयोग्य नहीं है जितना कि ख्याल किया जाता है। उनमें भी बहुत अंशों तक बुद्धिमत्ता होती है, परंतु जिस अभाव के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ता है वह अभाव है बातचीत की कला से परिचित ना होना। अगर कोई इंटरव्यूअर है और उसने इंटरव्यू लिया दो कैटेगरी के या दो कैंडिडेट्स का जो शॉर्टलिस्टेड हो चुके हैं। एक कैंडिडेट जो है वो बहुत ज्यादा केपेबल है, इंटेलिजेंट भी है, बट उसको ये नहीं पता कि कौन सब वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं, कौन से वर्ड्स कहाँ यूज करने हैं, या कौन से वर्ड्स किस समय पे बोलने हैं, किस टोन में बोलने हैं। और दूसरा एक है जो थोड़ा सा एवरेज है इंटेलिजेंस में, बट उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन है, अपनी बात ठीक तरीके से ठोस तरीके से रखने की ताकत रखता है। तो इंटरव्यूअर किसको लेगा? कैंडिडेट बी को ही लेगा ना, जो हाई कॉन्फिडेंस रखता है, जिसको पता है कि क्या बात करना है। तो कुछ हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। इसलिए बातचीत की कला से परिचित न होना, ये अगर हमें ऐसा लगता है कि हम इससे परिचित नहीं है बट हमें इससे परिचित होना चाहिए, तो जो भी इस बुक में गुरुदेव के माध्यम से लिखा गया है अगर उसको जीवन में उतारेंगे, अगर एक भी बात हमने जीवन में उतारी तो बहुत हमारे लिए फायदेमंद होगी। आगे बढ़ते हैं। मनोगत भावों को भले प्रकार उचित रीति से प्रकट कर सकने की योग्यता एक ऐसा आवश्यक गुण है जिसके बिना जीवन विकास में भारी बाधा उपस्थित होती है। आपके मन में क्या विचार है, क्या इच्छा करते हैं, क्या सम्मानित रखते हैं, जब तक यह प्रकट ना हो तब किसी को क्या पता चलेगा, है ना। अगर हम किसी को बताएंगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा होगा। अगर हम बताएंगे तब ना वो उस चीज को समझेगा। जब हम किसी से झगड़ा करते हैं तब हमें लगता है कि ये मुझे पहले सॉरी आके बोले, बट उसे पता ही नहीं कि हमने झगड़ा क्यों किया, हमने मिसअंडरस्टैंडिंग की, भली बातें किया। तो जब हम सामने वाले को बताएंगे नहीं कि क्या प्रॉब्लम है तो थोड़ी ना वो मन में जाके समझने वाला है, हमें तो खुद से जाके बताना पड़ेगा ना। मन की मन ही मन कुड़कुड़ाने से, दूसरों के संबंध में भली बुरी कल्पनाएं करने से कुछ फायदा नहीं होता। आपको जो कठिनाई है, जो शिकायत है, जो संदेह है, उसे स्पष्ट रूप से कहा जाए। जो सुधार या परिवर्तन जो सुधार या परिवर्तन चाहते हैं उसे भी प्रकट कर दीजिए। हमें अगर लगता है कि कुछ हम सुधार सकते हैं या हम कुछ परिवर्तन कर सकते हैं तो हमें उसको प्रेजेंट करना चाहिए। मन में रख के थोड़ी ना उसका कुछ होने वाला है ना। इस प्रकार अपनी विचारधारा को जब दूसरों के सामने रखेंगे और अपने कथन का औचित्य साबित करेंगे तो मनोनुकूल सुधार हो जाने की बहुत कुछ आशा है। अगर हम उसको दूसरों को बताएंगे तब हम समझेंगे कि, या तब उसमें कुछ सुधार होने की संभावना है। भ्रम का, गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण यह है कि झूठे संकोच की झिझक के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते। जो भी लोगों को भ्रम होते हैं, गलतफहमी होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो क्यों होती है? कि झूठे संकोच की झिझक के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते। हमें लगता है कि हम जब बोलेंगे तब क्या होगा, लगता है ना कि क्या ये मेरे बारे में सोचेगा या सोचेंगे, या बोलना चाहिए कि नहीं, या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, कितने बुरे होंगे। तो भ्रम या गलतफहमी का सबसे बड़ा कारण है कि झूठे संकोच की झिझक, जो है ही नहीं उसके बारे में ज्यादा सोच रहे। मतलब बेसिकली ओवर थिंकिंग हम इसको अज्यूम कर सकते हैं। के कारण लोग अपने भावों को प्रकट नहीं करते, इसलिए दूसरे ये समझते हैं कि आपको कोई कठिनाई नहीं है या आपको कोई असुविधा नहीं है, तो फिर आपसे क्यों ज्यादा लोग पूछेंगे ना कि क्या दिक्कत है क्या नहीं है। जब तक कहा ना जाए तब तक दूसरा व्यक्ति कैसे जान ले कि आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं।
अप्रत्यक्ष रूप से सांकेतिक भाषा में विचारों को जाहिर करना केवल भावुक और संवेदनशील लोगों पर प्रभाव डालता है, जिन्हें जो जल्दी समझ जाते हैं बिना बोले। बस वही लोग हमारी सांकेतिक भाषा समझेंगे, बाकी लोगों को तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सीधा सा सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमेशा सीधा होता है, बट हम उसको ना सोच सोच के गोल गोल घुमा देते हैं। तो कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम आए तो, मतलब ये गुरुदेव की बुक से हमने जाना है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको सीधा देखो। ज्यादा सोचेंगे तो वो घूम जाएगा पूरी तरीके से, इसलिए सीधा सोचो, सीधा सोचो। अगर ज्यादा ओवरथिंक करेंगे तो जो है वो भी चला जाएगा दिमाग से। अपनी निजी गुत्थियों में उलझे रहने के कारण दूसरों की सांकेतिक भाषा को समझने में या तो समर्थ नहीं होते, या फिर थोड़ा ध्यान देकर फिर उसे भूल जाते हैं। अक्सर बहुत जरूरी कामों की और पहले ध्यान दिया जाता है ना, प्रायोरिटी किसको देंगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संभव है कि आपकी कठिनाई या इच्छा को कम जरूरी समझ कर पीछे डाला जाता है, फिर के लिए टाला जाता है। यदि सांकेतिक भाषा में मनोभाव प्रकट करने से काम चलता ना दिखाई पड़े, है ना, अगर हम कुछ सिंबॉलिक या अगर हम कुछ ऐसे इनडायरेक्ट अगर किसी को बोल रहे हैं, अगर काम नहीं बनता तो अपनी बात को स्पष्ट रूप से नम्र भाषा में कह दीजिए। उसे भीतर ही भीतर दबाए रखने अपने को ही अधिक कठिनाई में डालते हैं। अगर कुछ ऐसी सिचुएशन आए तो उसके बारे में सीधा सोचिए, जो आपको ठीक लगता है वो करिए, और अगर आपको ठीक लगता है तो वो चीज होनी ही चाहिए। अगर हम दूसरों के डिसीजंस पे डिपेंड रहेंगे कि तुमने जो कहा मैंने वो लेके सुन लिया, ये जो सोचता है हमेशा उसको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, या हमेशा वो दुखी रहता है। तो बेसिक चीज यही है कि अगर हमें वो चीज अच्छी नहीं लगती तो बोलिए जाके, अपने शब्दों को अच्छे से रखिए, है ना, चाहे फिर सामने कोई भी हो, बट हमें अपनी बातों को अच्छे से रखना आना चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट आर्ट है, ऐसा गुरुदेव ने बताया है। हमारे पास अभी 4 मिनट है, मैं ये पैराग्राफ करके फिर खत्म कर देंगे। संकोच उन बातों को कहने में होता है, ये ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सब ध्यान से सुनिए। संकोच उन बातों को कहने में होता है जिनमें दूसरों की कुछ हानि की या अपने को किसी लाभ की संभावना होती है। हमें हेजिटेट कब होता है, जब किसी को हार्म हो या किसी को या हमें बेनिफिट हो, है ना। ऐसे प्रस्तावनों को रखते हुए झिझक तो होती ही है। झिझक इसलिए होती है कि अपने उदारता सहनशीलता को धब्बा लगेगा, नेक नियति पर आक्षेप किया जाएगा, या क्रोध का भजन बनना पड़ेगा। हम सोचते हैं कि लोग हमें क्या बोलेंगे, हमारे इंटेंशंस भी वो क्वेश्चन करेंगे, जब हम पे गुस्सा होंगे, लगता है ना। अगर आप किसी बात को बोलने में हल्का सा संकोच कर रहे हैं तो लगता है कि कैसे बोलेंगे यार, अगर किसी ने कुछ ज्यादा बोल दिया तो फिर हम उसको कैसे संभाल लेंगे, है ना। पर इफ पर अगर यदि आपका पक्ष उचित, सच्चा और न्यायपूर्ण है, अगर हमें लगता है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, क्योंकि ये चीज हमें इंटरनली पता होती है। अगर हमें लगता है कि हमारा बोलने का इंटेंशन सही है, सच्चा है और न्यायपूर्ण, न्यायपूर्ण मतलब जस्टिस है, फेयर है, इक्विटेबल है, तो उन कारणों से झिझकने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, अनीतियुक्त मांग कर रहे तो बात दूसरी है। अगर हम किसी चीज की कर रहे हैं, अगर वो गलत है तो फिर हमें सोचना चाहिए, बट हम जो बोल रहे हैं वो सही है तो हमें उस चीज का साथ देना चाहिए। यदि अनुचित या अन्याययुक्त आपकी मांग नहीं है तो अधिकारों की रक्षा के लिए निर्भयता पूर्वक अपनी मांग को प्रकट कर देना चाहिए। हर मनुष्य का पुनीत कर्तव्य है कि मानवता के अधिकारों को प्राप्त करे और उसकी रक्षा करे, केवल व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, वरन इसलिए भी कि अपहरण और कायरता इन दोनों घातक तत्वों का अंत हो। हमेशा अपनी बात सही है उसको हमेशा रखें, इसलिए नहीं कि आपका स्वार्थ है, बस इसीलिए कि आपका वो हक है। हमें डरना नहीं और हमें किसी भी गलत चीज को सहन नहीं करना है, इसीलिए हम इसको ना डिटेल में जानेंगे कल, जो लास्ट इसका जो लास्ट पैरा है। ठीक है, अभी हम शांति पाठ कर लेते हैं और कल से फिर नया टॉपिक और ये वाला टॉपिक फिर से कंटिन्यू करेंगे। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांति विश्वेर्देवा शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः।
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्टसु शांतिर्भवतु। आप सभी का धन्यवाद स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। अम, अभी मीटिंग एंड हो जाएगी तो हम इसका लास्ट पैरा कल फिर से ठीक से जानेंगे। और आज जो हमने सीखा उसको हम धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू करेंगे, ताकि जो लिखा है जब वो अप्लाई हो तब भी और अच्छे से निखर करके आता है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर आप कल ज्वाइन करिएगा, हम इसका नेक्स्ट वाला टॉपिक पढ़ेंगे। सभी को जय गुरुदेव, प्रणाम। हम सब मीटिंग लीव कर सकते हैं।